बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ग्रॉक का एक शोर मचा हुआ है। GROK ग्रॉक, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ये जदीद दुनिया में किस तरफ लेकर जाएगी, ये उसकी एक मिसाल है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और मालूमात के ज़राए बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आने वाले वक्त में मालूमात बहुत तेज़ी से आप तक पहुँचेंगी और वही मालूमात आप तक पहुँचेंगी जो आप चाहेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त टूल्स हैं जो अब तैयार हो चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा, हम हैरान होते थे गूगल को देखकर कि कोई भी चीज़ है जी गूगल कर लें, कोई भी सवाल है आप गूगल पे डालें, आपको उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन गूगल पे जो जवाबात आपको मिलते थे वो बहुत महदूद चीज़ें होती थी, अब वो इतना वसी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया। गूगल जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन अब मामला उससे आगे चला गया है। ये जो ग्रॉक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है या एप्लीकेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये इलॉन मस्क ने इसको एक्स के साथ जोड़ा है और आप ट्विटर के ऊपर ग्रॉक से सवालात कर सकते हैं। आप इससे पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहें और ये जवाब देता है उस डेटा की मदद से जो डेटा अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। मैं आपको वादे कर देता हूँ कि ग्रॉक आपको जवाब कैसे देता है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। क्या ग्रॉक जो जवाबात आपको देता है वो सारे ठीक होते हैं? ये सवालात भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में हैं। लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ एक शाहकार है, एक ऐसी कमाल चीज़ है जो जब आपके साथ बात करता है तो बाद वक़्त अगर आप मजाक में बात कर रहे हैं तो ये आपका जवाब उसी तरीके से देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा शाहकार है जो आपके मूड को भी कुछ हद तक जज करता है। यानी अगर आप मज़ाहिया बातें कर रहे हैं तो वो आपको जो जवाब देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जब आप संजीदा बातें कर रहे हैं तो आपको जवाब देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट को ठीक रखने की कोशिश करता है। अब ये फैक्ट्स को ठीक कैसे रखता है, ग्रॉक को इतनी मालूमात कैसे मिलती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टूल है जिसके अंदर दुनिया भर की मालूमात इकट्ठी हो रही हैं। कैसे? जो मालूमात ये इकट्ठी करता है उसके 4 ज़राए हैं। ये ग्रॉक से ही आप पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा कि 4 ही ज़राए हैं जिनसे वो मालूमात इकट्ठी करता है। कहाँ पे ये बहुत मजबूत है और कहाँ पे ये कमज़ोर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये वेब सर्च करता है। यानी जितने भी आपकी वेबसाइट्स हैं ये उनको सर्च करता रहता है। तो गूगल के ऊपर चीज़ें सर्च कर लेता है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं वहाँ से चीज़ें सर्च कर लेता है, दीगर जो सर्च इंजन्स हैं वहाँ से इसको बहुत सारी मालूमात मिल जाती है। तो ग्रॉक हर वक्त पढ़ता रहता है, इसके हमेशा इसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये इंसानी दिमाग की तरह काम नहीं करता ना कि इंसानी दिमाग एक वक्त में एक किताब पढ़ता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नहीं, ये एक वक्त में हज़ारों चीज़ें एक साथ इसके अंदर मुंतकिल हो रही होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको वो चीज़ें इसके अंदर दाखिल हो रही होती हैं। जो नई डेवलपमेंट्स आ रही होती है खबरों की सूरत में, वो भी इसके अंदर दाखिल हो रही होती हैं। जितनी भी बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो सारी इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हर वक्त अखबारात पढ़ता रहता है, हर वक्त इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है। मैं आसान ज़बान में कहूँ कि जो भी डेवलपमेंट होती है और उसको तहरीरी शक्ल दी जाती है वो ग्रॉक के पास पहुँच जाती है। तहरीरी शक्ल की मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ तहरीरी शक्ल। टेलीविज़न पे क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता, यूट्यूब पे जो वीडियोस बन रही हैं उनके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता, टिकटॉक के ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता, वीडियोस के बारे में ये नहीं जानता। ये सिर्फ डाटा के बारे में जानता है, वो डाटा जो आदादो शुमार के ज़रिए या तहरीरी तौर पे अंग्रेज़ी में, उर्दू में, हिंदी में, किसी और ज़बान में, चाइनीज़ में जो मौजूद होता है इंटरनेट पे, ये उसको पढ़ता है और उसके मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चला जाता है। यानी एक फैक्ट अगर गलत है और सारे वही फैक्ट लिखते चले जा रहे हैं तो ग्रॉक जो है वो उसको ठीक नहीं कर सकता, वो उसी फैक्ट को मान लेगा। जब सारे लोग उसके ऊपर बार बार वही बात कर रहे हैं तो उसको वो बात माननी पड़ेगी क्योंकि दस्तयाब डाटा में वही लिखा हुआ है और उसके अलावा कोई और ओपिनियन वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओपिनियन मौजूद है तो फिर ग्रॉक आपको वो फैक्ट बताएगा और ये वाली ओपिनियन भी आपके सामने रख देगा। ऐसे वो चीज़ों को बैलेंस करता है। बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। एक तो ये वेब सर्च करता है, वेबसाइट्स के ऊपर देखता है। दूसरा, ये जो एक्स के ऊपर पोस्ट्स होती हैं, ट्विटर के ऊपर जो आप पोस्ट वगैरह करते हैं, जो चीज़ें आप वहाँ पे छोड़ते हैं, जो लिखते हैं, ये उससे भी डाटा इकट्ठा करता है। ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस चलती हैं वहाँ से ये डाटा इकट्ठा नहीं करता, लेकिन जो ट्विटर के ऊपर जो लोग लिखते हैं डाटा, ये उससे
मालूमात इकट्ठी करता है। फिर अपलोड करदा मवाद, जो मवाद अपलोड किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, ये उससे मालूमात इकट्ठी करता है। और अंदरूनी डाटा, अब ग्रॉक के पास XAI की तरबियत याफ्ता मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो इसे अमूमी सवालात के जवाबात देने में मदद करता है। यानी उसकी अपनी इंटेलिजेंस में भी बहुत सारा ज़ख़ीरा मौजूद है। और ये पुरानी से पुरानी किताबें, यानी अगर आप एक आलिम दीन है ना, तो कोई भी इतना ज़बरदस्त कुरान पाक याद नहीं कर सकता जैसा ये ग्रॉक को याद है। यानी आप पूछ लें इससे कि जालिम के बारे में कोई कुरान पाक की आयत बताएं, ये आपको बता देगा। मजलूम के बारे में कुरान पाक की आयत बताएं, ये आपको बता देगा। आप इससे पूछें कि जनाब औरतों के पर्दे के हवाले से कुरान पाक की आयत बताएं, तो ये बाकायदा आपको सूरत का नाम बताएगा, आयत का नाम बताएगा, आपको उसका तर्जुमा पढ़ के सुना देगा आपकी ज़बान में। आप इससे पूछें कि लेन देन के बारे में कुरान पाक की कोई आयत है, तो उसके बारे में आप तफसीलात बताएं। मैंने यहाँ पे इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये ग्रॉक आपको मिल जाता है, एक तो आपको मिल जाता है ये इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। एक आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं और इसके एडवांस बहुत ज़्यादा वर्जन्स भी हैं, वो आप कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैंने ये परचेज़ किया। तो ये आपका इस्तेमाल है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो आप तक पहुंचता है। दुनिया के तमाम मशहूर लोगों के बारे में मालूमात इसके अंदर है। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नून लीग ने और कुछ सहाफ़ियों ने इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ग्रॉक इसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में क्या सोचता है। तो ग्रॉक को कंफ्यूज करने की सूरत हाल में डाला हुआ है, लेकिन ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ये कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि ये जवाबात देता चला जाएगा उस दस्तयाब डाटा की मौजूदगी में जो इसके अंदर डाला गया है। ये उसी के मुताबिक जवाब देगा और जितनी इसकी इंटेलिजेंस है, और मैंने देखा बड़ी ठीक ठाक इंटेलिजेंस है, यानी वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब देता है। और जो वो उर्दू लिखता है वो बड़ी ठीक ठाक उर्दू लिखता है और उसकी ग्रामर भी बहुत ठीक है। तो ये एक मज़ेदार टूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अभी मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया जी और बहुत सारे टूल्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि वो ये मशवरा भी देते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए और ये जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर मज़ीद फैक्ट्स कौन कौन से हैं और वो फैक्ट्स आपको इसमें डालने चाहिए। तो आने वाले दिन में जो आपके रिसर्चर्स होते हैं वो उनकी जगह पे ये सॉफ्टवेयर जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होंगे। हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पे वो नहीं पहुंच सकते, इंसानी दिमाग की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन वो मददगार साबित हो सकते हैं मुख्तलिफ काम करने में और ज़बरदस्त मदद कर सकते हैं। ग्रॉक के अंदर एक चीज़ शामिल हो जाएगी फ्यूचर में और तब ये ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, बल्कि बड़ा ख़तरनाक भी हो जाएगा बाज़ हवालों से। और फ्यूचर में इसको ट्रेंड किया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक, और ये इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे दस्तयाब है कि फ्यूचर में ग्रॉक जो है इसको वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। अभी तक ये वीडियोस से डाटा हासिल नहीं करता, अभी तक ये यूट्यूब की वीडियोस को नहीं सुनता, मुख्तलिफ वीडियोस को नहीं सुनता, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ को नहीं देखता, मुख्तलिफ फिल्मों को नहीं सुनता। तो फ्यूचर में जब ये इन चीज़ों को सुनेगा और इसको समझेगा और इसको इस तरह ट्रेंड किया जाएगा, तो फिर इसके पास डाटा की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी। इससे पहले हमने क्या क्या कहा अपनी वीडियोस में और क्या क्या नहीं कहा, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन फ्यूचर में इसको पता होगा कि फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बात की थी और ये हमारी ऑडियोज़ को भी पहचानेगा। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आइंदा सच और झूठ का पता लगाना, चीज़ों को क्लियर करना, चीज़ों का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। नाज़रीन, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आ रही हैं। अब्राहम एकॉर्ड का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और ये जिक्र मुहर्रम के दिनों में भी होता रहा, जब मज़लूम के साथ खड़े होने वाले दिन थे, उनकी याद में गुजारे जाने वाले दिन थे। हमारे पाकिस्तान के वज़रा जो हैं वो बार बार अब्राहम एकॉर्ड का जिक्र करते हैं, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। अब्दुल बासित साहब का एक बयान नज़र से गुजरा, शायद वो भी यही चाहते हैं और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को फिर तस्लीम कर देना चाहिए इसराइल को, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर एक और स्टेटमेंट मेरे सामने से गुजरा जिसमें अमेरिकन जो हैं वो अब ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बहुत सारे और ममालिक आने वाले वक्त में मुमकिना तौर पे
इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। अब ये इतनी जल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है फ़लस्तीनियों का, ईरान के साथ एक बड़ी जंग हुई है। लेकिन जिस तरह नज़र आ रहा है ना, सब उतावले हुए हैं, सब बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसराइल को तस्लीम करने का एक नया मरहला शुरू ज़रूर होगा। और पाकिस्तान में कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं बार बार कि शायद अमेरिका को पाकिस्तान की जानिब से ये गारंटी दे दी गई है कि हम माहौल बना रहे हैं और आने वाले वक्त में इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। देखिए, इमरान खान से बचने के लिए और अमेरिका को खुश रखने के लिए पाकिस्तान का मौजूदा रिजीम कुछ भी करेगा। और ये पाकिस्तान का मौजूदा रिजीम जानता है कि लोगों को डंडे के जरिए कंट्रोल करना है। यानी वो मौलवी जो सारी ज़िंदगी फ़लस्तीन के लिए दुआएं करते करते और इसराइल को बदुआएं देते देते पैसे कमाते रहे हैं, उनकी ज़बानें भी अब बंद हैं। कोई भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो लोग कभी रोना रोते थे मईशत का और दीगर चीज़ों का, वो अब बोलते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने कुरान पाक पे हलफ लिया, ये चौधरी उस्मान अली, ये साहिवाल से MNA है। इसने हलफ लिया कुरान पाक पे कि मैं मेंबर कौमी असम्बली बनूंगा तो इमरान खान को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसने नून लीग ज्वाइन कर ली। अब सवाल यह है कि एक मेंबर कौमी असम्बली ने कुरान पाक का झूठा हलफ ले लिया, तो उसके ऊपर जो है वो डेफेमेशन क्लॉज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सवाल यह है। आपको पाकिस्तान में कोई मौलवी बोलता हुआ नजर आया? किसी मौलवी ने कहा हुआ कि भाई ये MNA जो है इसने कुरान पाक का झूठा हलफ लिया है, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गया? किसी ने ये कहा आपको? या किसी ने ये कहा कि इसने कुरान पाक का झूठा हलफ लिया, इसे तौबा करनी चाहिए? या किसी ने ये कहा आपको कि इसने कुरान पाक का झूठा हलफ लिया, इसने गलत काम किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए? किसी ने नहीं कहा। वजह यह है कि इस आदमी ने वही किया जो इसको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है। इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर मौलवी एस्टेब्लिशमेंट के नरगे में हैं, ज़्यादातर मौलवी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। और एस्टेब्लिशमेंट जो भी कार्रवाई करवाती है, ये मौलवी उसके ऊपर बोलते नहीं हैं। चौधरी उस्मान अली के घर के बाहर से हसनैन रफ़ीक साहब हैं, नया पाकिस्तान वाले हमारे दोस्त, उन्होंने वहाँ से उसके पोल खोले, जाके वहाँ कैमरा निकाला और लोगों से पूछना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा हम तो इसको जानते ही नहीं है, हम तो इमरान खान को जानते हैं, हमने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, इसको तो कभी हम काउंसलर भी ना बनाए, ये कहाँ से MNA बन गया? और इसने कुरान पाक पे हलफ लिया था, तब हमने इसको वोट दिया था कि ये इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगा। लोगों ने वो बुरा भला कहा, वो मट्टी पलीत की है कि ऐसा लगता है कि ये शख्स आइंदा कभी इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। शायद इसको एस्टेब्लिशमेंट ने कोई आसरा दिया हुआ है, या पता नहीं, हो सकता है इसकी एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई कमजोरी हो जिस वजह से ये काबू आ गया हो। बहरहाल ये बंदा, लोग कह रहे हैं जी काउंसलर भी नहीं बन सकता, हमने खान को वोट दिया था, इसको वोट नहीं दिया था। कुछ लोग तो कह रहे थे इस्लाम से ही खारिज हो गया, अब ये किस मुंह से अपने हल्के में आएगा, ये तो आइंदा वोट मांग ही नहीं सकता। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसने इमरान खान को बाद में धोखा दिया, पहले इसने अपने ईमान को धोखा दिया, इसने कुरान पाक पे हलफ लेकर उस हलफ को तोड़ा है। लोग बहुत गुस्से में थे, मैंने वो वीडियो देखी। तो ये लोग अपनी सियासत कैसे बचाएंगे, या चलें एस्टेब्लिशमेंट इनको इक्तदार में कैसे लाएगी दोबारा? ये जो चौधरी उस्मान अली है, इसने कुरान पाक पे हलफ लेके तोड़ दिया। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर इसको इलेक्शन जितवाना चाहे तो कैसे जितवाएगी? साहिवाल के लोग इसको कैसे वोट डालेंगे? यही हो सकता है ना कि वैसे ही इसका हाथ खड़ा कर दें, जनाब ये आज के बाद MNA है, या चलो इसको सेनेटर बना दो या कुछ और बना दो। यही हो सकता है ना। अवामी वोट से तो ये आदमी अब कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकता उस हल्के से, जहां इसने कुरान पाक का हलफ तोड़ा और लोगों के साथ धोखा किया। लोग तो इसको वोट नहीं डालेंगे, इसको तो नून लीग वाले भी वोट नहीं डालेंगे जिस जमात में चला गया। वो ये कहेंगे भाई जिसने कुरान पाक पे हलफ तोड़ा वो दोबारा तोड़ देगा। जो कुरान पाक का हलफ तोड़ सकता है वो हमारे साथ भी बेवफाई करेगा। ये आदमी किसी का वफादार हो ही नहीं सकता, लोग ये कहेंगे। और मौलवियों की खामोशी बड़ी मजेदार है, वो तो बोल ही नहीं रहे। नाज़रीन, आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हुकूमत ने कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो सालाना कर्जे की शरह थी लगभग 5,000 अरब, हर महीने वो कर्जा लेते थे, ऑलमोस्ट इतना ही बनता था। लेकिन ये हुकूमत जो एवरेज सालाना कर्ज ले रही है जब से अप्रैल 2022 से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, वो बनता है लगभग 10,000 अरब से ज़्यादा। यानी जितना कर्जा इमरान खान साहब सालाना ले रहे थे, ये हुकूमत उससे दुगना कर्जा सालाना ले रही है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इन्होंने डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया है। डॉलर महंगा होने की वजह से भी जो कर्जा ये बाहर से लेते हैं वो ज़्यादा बढ़ के सामने आता है।
नाज़रीन, 2024 के साल में पाकिस्तान में जो सरमायाकारी होती रही है माजी में, उसमें 34% कमी आई थी। और याद रहे, पूरे 2024 में SIFC ने बड़ा जोर लगाया पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए। दावे बहुत सारे किए गए, लेकिन 50 साल का रिकॉर्ड टूटा और पाकिस्तान में सरमायाकारी कम हुई है गुज़िश्ता माली साल में। अब ये जो सरमायाकारी कम हुई है, इसमें अमरीकी महकमा जो तजारत है उसकी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टैरिफ पॉलिसी, पाकिस्तान में करप्शन, कमज़ोर अदालती निज़ाम और सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आने की बड़ी वजह है। फिर इंटरनेट एप्लीकेशंस पर पाबंदियां और हुकूमत की नाकस पॉलिसियों ने भी सरमायाकारों के एतमाद को कम किया है। ये नाज़रीन वजूहात हैं। अच्छा, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, टैक्स कलेक्शन इनकी हो नहीं रही, मईशत को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इनकी तरजीहात चेक करें। ऐवान सदर के लिए 28 करोड़ 69 लाख रुपए की 15 नई गाड़ियां खरीदने का प्लान बन गया। मंजूरी होगी जनाब, 15 नई गाड़ियां लेकर दो, 28 करोड़ 69 लाख रुपए की, और 3.5 करोड़ रुपए का उनका पेट्रोल, ये भी डाल दिया बिल में। और जो इजाफी टोटल बजट है, इसमें जो टोटल पैसा इसके लिए निकाला गया गाड़ियों के लिए, पेट्रोल के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ये 42 करोड़ 87 लाख, यानी लगभग 43 करोड़ रुपया ऐवान सदर की नई गाड़ियां आ रही। आप अंदाजा करें कि गाड़ियों पे 43 करोड़ रुपया ये खर्च कर रहे हैं। इस हुकूमत ने हुकूमती अखराजात में 20% इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करके इन्होंने अपने अखराजात में 20% इजाफा कर दिया है। अब इन्हें नई गाड़ियां चाहिए। लुटी हुई अवाम, पिटी हुई अवाम, जिसकी मईशत तबाह कर दी, वो अवाम, जिस अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया, उस अवाम का खून निचोड़ कर ये लोग अपने लिए गाड़ियां ले रहे हैं, अपने अखराजात में इजाफा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कभी स्विमिंग पूल सेट करवाते हैं, कभी ऐवान वज़ीर आज़म में कुछ और काम करवाते हैं, कभी नई गाड़ियां लेते हैं, कभी अपने वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, कभी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट उनकी तनख्वाहें कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये सारे अल्ले तलल्ले इनके चल रहे हैं और इस बीच में आम आदमी पिसता चला जा रहा है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का जो पूरा मनसूबा है वो तकरीबन नाकाम ही होता जा रहा है। तीसरा अस्पताल सरकार को वापस हो गया। अब तक की इतला के मुताबिक ये मोहम्मद उमैर साहब ने खबर दी है। आउटसोर्सिंग शुरू होते ही नाकामी का शिकार हो गई, रिवर्स हो गई। तीसरा अस्पताल सरकार को वापस लेना पड़ गया, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा और सियालकोट। और अब ये जो लेटर आया है फाइनली, एक और ये लेटर आ गया है जनाब सियालकोट से। तो ये अब अस्पताल वापस हो रहे हैं, ये चलाने के काबिल नहीं है जहां ये दिए जा रहे हैं। महकमा सेहत का इन्होंने बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। इमरान खान की जो पॉलिसी थी उससे इनहराफ करके, उससे भाग के इन्होंने हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है एक चीज़ को, और वो है बिलावल का स्टेटमेंट। बिलावल ने जो ये कहा है ना कि भारत हमारे साथ ताउन करे। ताउन किस चीज़ में? पानी चाहिए इन्हें भारत से। तो भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो क्या हम उसे ये कहेंगे ताउन करें, मेहरबानी करें? भाई, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उस पानी पे आपका हक है। भारत उस पानी को रोकेगा तो जंग है, और पाकिस्तान ये कह चुका है कि इसको जंगी कदम समझा जाएगा, इसका जवाब ताकत से दिया जाएगा। लेकिन बिलावल ने एक बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट दिया और बिलावल ने ऑफ़र कर दिया भारत को कि हम हाफिज सईद भी आपको दे देते हैं, मौलाना मसूद अजहर भी हम आपको दे देते हैं। ये जो तासुर गया बिलावल जरदारी के इंटरव्यू से, इसको भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अपनी जीत के तौर पे, अपनी कामयाबी के तौर पे रिपोर्ट कर रहा है। और उसका ये कहना है कि पानी वाले मामले की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी घबराहट है और पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर को भारत के हवाले करने की ऑफ़र कर दी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो पता चले कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। बहरहाल बिलावल ने खुद से तो ये स्टेटमेंट दिया नहीं होगा। बिलावल, जरदारी, नवाज शरीफ, ये एस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर तो ये बेचारे पता नहीं वॉशरूम भी कैसे जाते होंगे। तो इनको तो सब कुछ उनकी मर्जी से ही करना पड़ता है। अब पता चले पाकिस्तान इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर अब स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।